नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। काजल रोते हुए अपने पति विनोद को कह रही थी। जरूर है काजल, पर हुआ क्या बाबूजी को, और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुबह से शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हैं और रात के 10 बजे घर लौटते हैं, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है? और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार सुने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। क्या पहेलियां बुझा रही हो काजल? जो भी है साफ साफ कहो। काजल की तरफ देखते विनोद कहता है। फिर काजल सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आए ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख दी, इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसलिए मैं बाबूजी को रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता है। ऊपर से बहू के मैके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की आदत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत बड़ी खड़ी खोटी सुनाई और कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम कौन होती हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो? या मेरा घर है रोहिणी निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मनमर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज सीधे बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बांधकर जा रहे थे कि माँ जी बाबूजी को भला बुरा बोलने लगी। शर्म नहीं आता है बेटी के घर बीमारी का बहाना लेकर रहने में? ये आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं है। कुछ तो शर्म करो समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को ताने देने लगी। अरे इतनी चिंता है तो अपने बाबूजी की तो ले जाओ, किसी होटल में रखो। सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए? माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी सुन्न हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे नस काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लांछन लगा दिया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिया। अगर यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती। कहते कहते काजल सिसक उठी। काजल को ये सुसुकता देख विनोद उसे पानी देता और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ काजल, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई, मैं शांत कैसे हो जाऊँ जी? बिल्कुल नहीं, आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे मैंने अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी और या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरे और मेरे मैके वालों का सम्मान चाहिए था, पर मुझे आज तक नहीं मिला। कहते कहते काजल का गला भर आया। फिर कुछ देर बाद शांत होकर कहती है, आज मुझे बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है? हमारा इस पर कोई हक नहीं है? हमने अपने शादी के 20 साल दिए इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जिसे मैं हक से अपना कह सकूं? अगर बहुओं के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं है? क्यों हमें हक से वंचित रखा जाता है विनोद? क्यों हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं बुला सकते हैं यहाँ पे? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। कहते कहते बार बार काजल फपक पड़ती है, पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से दर्द के गुब्बारे आज फट जाना चाहते थे। अरे बाबूजी कौन सी शौक से आए थे मैं अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वो बेटी के घर का पानी भी ना पिए, और शुरू से वही तो करते आए हैं। आज तक कभी अपने बेटी के ससुराल में कदम नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरी जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से उन्हें ये बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार जिसका बखान दुनिया के सामने करती रहती हैं? काजल आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनोद को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत काजल का हाथ पकड़ और अपनी माँ के कमरे में गया।
जहां रोड़ी जी अपने पति सुरेश जी को आज सुबह की हुई घटना की चर्चा कर रही थी, जिसमें वो काजल के परिवार वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी, विनोद के बाबूजी, ये जो बहू के परिवार वाले हैं सबके सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे दो पैसा बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए। शर्म भी नहीं आती ऐसे बिन बुलाए भिखारियों की तरह। ऐसे ही कह रही थी रोड़ी जी कि विनोद पीछे से चिल्लाता है, माँ आपको शर्म आनी चाहिए, और अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो भी बीमार आदमी के लिए। छी, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। वो काजल के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका, और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे बल्कि काजल ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाती हो ना, तो फिर काजल के बाबूजी क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता माँ? कुछ तो रिश्तों का मान रखिए माँ। और अगर काजल के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा विनोद, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। रौब से चिल्लाते हुए सुरेश जी ने कहा, तो ठीक है बाबूजी, ये घर अगर यदि आपका है तो अब इस घर में एक पल भी हम नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रौब का बोलबाला हो, उस घर में अब हम नहीं रह सकते। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने लगता है। तभी रोड़ी जी उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, इतनी छोटी सी बात पर तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो अभी बहू के बाबूजी को बुला ले, मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और काजल जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से रोड़ी जी कहती हैं, अपने पर बात आई तो समझ में आया माँ जी, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती, इसलिए हमारी कदर नहीं है आपकी लोगों की नज़र में। 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुला सकती और नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का नेचर। पर इस बार तो आपने हद ही पार कर दी। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल के रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती माँ जी। ऐसा कहकर प्रतिमा अपने कमरे में चली गई और प्रशांत भी प्रतिमा के पीछे पीछे चला गया। जब सुबह प्रतिमा अपना सामान बांध रही थी तो प्रशांत प्रतिमा को आवाज लगाता है, प्रतिमा जल्दी बाहर आओ, देखो कौन है। प्रतिमा भाग कर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोड़ी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रतिमा पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे और काफी मिन्नतें करने लगे, अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। और बहू अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगे? और हाँ, इनका ख्याल पूरी तरह से रखना, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए प्रशांत बेटा। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले गए। फिर रोड़ी जी कहती हैं, समधी जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से रहिए, आखिर ये आपकी बेटी का ही घर है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।